हम स्टार्ट कर लेते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स कंप्लीट किए हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के एनपीओ टॉपिक के। आई होप आपने प्रॉब्लम नंबर 2 रीसॉल्व किया है। कितने बच्चों ने रीसॉल्विंग किया है बताओ। प्रॉब्लम नंबर 2 थोड़ा सा टफ लगा होगा, बट जिसने भी किया है उसका कॉन्फिडेंस आज अच्छा रहेगा। 2-3 बच्चों ने ही किया है, बाकी बच्चों ने क्या किया है? रीसॉल्विंग नहीं हुआ है आपसे प्रॉब्लम नंबर 2? सर टाइम ही नहीं मिलता है सर, आपको क्या बताएं। ठीक है, बहुत कम बच्चों ने रीसॉल्व किया है, तो मुझे इतना समझ रहा है कि बहुत कम बच्चों को इंटरेस्ट है टॉपिक में या अकाउंट्स में। ओके, आई विल ट्राई, मेरे तरफ से मैं ट्राई करूंगा कि आपको इंटरेस्टिंग लगे और आपको ऐसा लगे कि सर जो बोल रहे हैं होमवर्क्स वो करने चाहिए। ओके, लेट्स सी। नाउ कम डाउन टू प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर समथिंग समथिंग 55, पेज नंबर 55, प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, we will start with problem number 3 now. From the following receipts and payments account and additional information, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Okay, ये दो लाइन से आपको इतना तो समझ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट करना है। और क्या समझ रहा है आपको? चलो करंट ईयर बताओ। For the year ended 31st March 2019 means current year is 2018-19, last year is 2017-18, next year is 2019-20. ओके, ये आपको वहां पे लिखना चाहिए बच्चों। ये टाइम पास के लिए नहीं लिखता हूं मैं। आपको क्या लगता है ये टाइम पास के लिए लिखा है? नहीं, आपको लिखना है वहां पे। अगर ये आपने करेक्ट लिखा है तो आपको सॉल्यूशन करते वक्त बहुत इजी लगे। ओके, यस। इसके बाद क्या करना है आपको? रूलिंग करना है। चलो आओ, प्रॉब्लम नंबर 3, इन द बुक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। इन द बुक्स ऑफ तो कुछ नहीं दिया है, शायद नाम नहीं दिया है, तो डैश डैश कर दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। रूलिंग करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए 1 पेज आपको मिनिमम छोड़ना है, 1 पेज। उसके बाद बैलेंस शीट नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। एज ऑन का ए कैपिटल चाहिए। चलो क्विकली रूलिंग करो। रूलिंग कंप्लीट होने के बाद मुझे बताओ ना कितने बच्चों का रूलिंग हुआ है प्रॉब्लम नंबर 3। गुड गुड, वेरी गुड। बी क्विक बाकी बच्चे। डन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट का रूलिंग करना था आपको। आई होप यू आर कंप्लीटेड इट।
राइटिंग स्पीड आपको क्या करना है, थोड़ा इंक्रीज करना है। कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं जैसे 6 आवर्स हो पेपर के लिए। पेपर के लिए 100 मार्क्स के मतलब आपका तो 80 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर्स होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं जैसे 6 आवर्स मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कर रहा है बच्चा, आपको थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करना है। हाँ, और जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर एग्जाम ही होने वाले हैं या नहीं हमें पता नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा रिलैक्स्ड है सर। अरे बच्चे, एक एग्जाम के लिए मत सीखो आप ये। आप एक एग्जाम के लिए मत सीखो। आप में से ऑलमोस्ट सारे बच्चे सीए कर रहे हैं। तो मैं इतना बता दूं आपको, इतने सारे ट्रस्ट है, इतने सारे कॉलेजेस है, इतने सारे हॉस्पिटल्स है। अगर कल जाके आप किसी हॉस्पिटल का कॉलेज का ऑडिट कर रहे हो, मतलब आप चेकिंग वगैरह कर रहे हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके पहले एज अ आर्टिकल, एज अ स्टूडेंट आप चेक कर रहे हो, तो आपको यही होगा, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। वहां पे और कुछ नहीं रहता है, यही रहता है। तो आपको डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में। सपोज एक सीए के अंडर आप एज आर्टिकल काम कर रहे हो, जो आपको 3 साल करना होता है, और आपको इतना भी पता नहीं है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या होता है। सपोज आपके ही सीए ने, आपके बॉस ने आपको पूछ लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको 2-3 सेंटेंस तो बोलने आने चाहिए ना, बेसिक्स। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज जस्ट लाइक कैश बुक ओनली। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक P&L, और करंट ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट में अगर रिसीट है तो ले लेते हैं हम पैसे, पैसे कब के दे रहा है वो नहीं सोचते हैं, नेक्स्ट ईयर के पैसे हैं या लास्ट ईयर के हैं या करंट ईयर के हैं। पेमेंट करते वक्त भी अगर पेमेंट हुआ है तो दैट्स इट, पेमेंट साइड में आ जाता है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वैसा होता है क्या, नहीं, ओनली करंट ईयर का कंसिडर होता है। ऐसा कुछ तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। आप सिर्फ 12th के एग्जाम के लिए मत सीखो ये। अरे बच्चे, समझ रहे हो क्या? आपके करियर के लिए ये टॉपिक है, ऐसा समझो आप। आपके करियर में एक पार्ट होने वाला है ये टॉपिक। समझ पा रहे हो ना? कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब्स, इसका भी ऑडिट होता है, इसका भी चेकिंग होता है सब। तो आपको ही अगर नहीं पता एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कैसे चलेगा ना? ओके। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो सीए नहीं करने वाले, हमें क्या करना है। अरे बच्चे, आपको भी करियर में सुनो ना, अकाउंटिंग एक कंसेप्ट है, मतलब आपको मैं बताता हूँ। सिर्फ सीए नहीं करता है वो काम। सीए को तो चेकिंग का काम होता है, ऑडिट का। बट प्रिपरेशन का काम तो अकाउंटेंट करता है ना। अकाउंटेंट कौन होता है? ये सब जो अकाउंटिंग करके देता है सीए को, वो खुद प्रिपेयर करके पहले क्या देगा, ये सब कुछ देगा, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। सीए को कौन देता है? अकाउंटेंट देता है। तो अकाउंटेंट को भी नॉलेज चाहिए। सर हम तो अकाउंटेंट भी नहीं होने वाले, हम क्या करें फिर? और ज्यादा मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता हूँ, आप सिर्फ 12th के लिए सीख लो। ओके। बट मैं इतना बता रहा हूँ, अकाउंट को, ओवरऑल सब्जेक्ट को बोल रहा हूँ मैं। 11th 12th के अकाउंट्स को आप लाइटली मत लो। ओके, सिर्फ मार्क्स के लिए मत लो। ओके, आपके लाइफ में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको बाद में समझेगा। ओके। और जो भी सीए करने वाले हैं उनको तो कुछ साल में ही समझ जाएगा। ओके। आई होप आपका रूलिंग कंप्लीट हो गया है नाउ। अब रिसीट एंड पेमेंट रीड करूँ या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप बताओ। अपना सीक्वेंस क्या है, रिसीट एंड पेमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन? एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे, चलो। यस, फर्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग रेंट वाज ₹200। चलो नंबर लिखो। आउटस्टैंडिंग रेंट नंबर 1। आई होप आपको पता है आउटस्टैंडिंग रेंट का मीनिंग वगैरह। हाँ, ये टॉपिक फाइनल अकाउंट के बाद में ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको फाइनल अकाउंट सब कुछ आता है जो हमने लिया है।
ओके, कवर किया है। ओके, आई होप ये इजी लगना चाहिए आपको, आउटस्टैंडिंग रेट। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यहाँ पे जो 5000 है ना, इसकी बात हो रही है। इंक्लूडेड ₹1000 as subscription received in advance and subscription outstanding for current year was ₹500. समझ पा रहे हो क्या? ये 5000 में 1000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के लिए 500। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें नंबर लिखना है। इफेक्ट्स हम बाद में देखेंगे, ओके, जब वो आइटम आएगा तब। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फर्नीचर को नंबर लिख लो, नंबर 3। आई होप डेप्रिशिएशन आप मिस कर रहे होंगे फाइनल अकाउंट के बाद, तो अभी आपको कैलकुलेशंस करने हैं। आपका फेवरेट एडजस्टमेंट है 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। मतलब क्या समझना है, 50% एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसिट समझना है। सर फिर बाकी 50% वो रेवेन्यू रिसिट समझना है। ओके, यस, तो नंबर लिखो एंट्रेंस फीस नंबर 4। नेक्स्ट, कैपिटल फंड वाज ₹3000। हाँ, इसका मुझे नहीं समझ रहा है, वो क्या करूं बताओ। ये कैपिटल फंड का नंबर कहाँ लिखो 3000? वेरी गुड गौतमी, तन्वी, वेरी गुड। अरे बताओ ना। अरे मुझे नहीं समझ रहा है, क्या करूं? आपको आता है ये कैपिटल फंड वाज ₹3000? सर आपने तो सिखाया नहीं है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। नंबर लिख सकता हूँ क्या मैं? नंबर नहीं लिख सकता हूँ, तो क्या करना है फिर? डायरेक्ट इफेक्ट देना है। कैपिटल फंड कहाँ जाएगा? कैपिटल फंड इज जस्ट लाइक कैपिटल ओनली ना, तो ये जाता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कहा जाता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको आना है। कैपिटल फंड इनर कॉलम में लिखना है आपको 3000। सर इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हो आप? जब तक हम सरप्लस ऐड नहीं करेंगे या डेफिसिट कैपिटल फंड से लेस नहीं करेंगे, तब तक कैपिटल फंड इनर कॉलम में रहेगा। सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है सर। वही ना, फाइनल अकाउंट में हम क्या बोलते थे? कैपिटल में, मतलब कैपिटल इनर में जब लिखते थे, जब तक नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगे या नेट लॉस लेस नहीं करेंगे, तब तक कैपिटल इनर कॉलम में था। यहाँ पे भी वैसे ही है, जब तक सरप्लस ऐड नहीं होगा या डेफिसिट लेस नहीं होगा, कैपिटल फंड इनर कॉलम। ओके, यस, आपको गड़बड़ नहीं करना है। आपको शांति से रिलैक्स रह के अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछना है। मेरे तो एडिशन रीड करके हुआ है मेरा, तो अगर यहाँ तक कुछ क्वेरी है तो पूछो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2009। नो, ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹3000। ये क्या करना है बताओ मुझे। पहले तो बताओ ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग है या क्लोजिंग है? क्विकली आंसर दो, शॉर्ट में टाइप करो, मुझे समझ जाएगा। ओपनिंग है, तो कहाँ जाएगा ये? ओपनिंग चलो कैश बोलते हैं। ओके, कैश और बैंक बैलेंस दोनों होता है, बट कुछ नहीं दिया है तो कैश बोलते हैं। हाँ, ये कहाँ जाएगा फिर?
बैलेंस शीट एसेट साइड, करेक्ट है? वेरी गुड गौतमी, रितिका, वेरी गुड। बैलेंस शीट एसेट साइड बोल रहे हो। और बच्चे? अरे बाकी बच्चे आंसर दो ना, कैश कहाँ जाएगा? नेत्रा, ओके वेरी गुड, एसेट साइड। अरे बाकी बच्चे आंसर दो ना। श्रावणी, वेरी गुड। तन्वी, वेरी गुड। बोल रहे बैलेंस शीट एसेट साइड। अरे, अरे सुनो ना अनिकेत, ओके ओके, रुको आप, रुको रुको, अरे क्या झंडोबाम जैसे आंसर दे रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे सुनो ना, अरे वो ओपनिंग कैश है रे। अरे बच्चे, ओपनिंग कैश है वो, ओपनिंग बैलेंस। 31 मार्च 2019 का बैलेंस है क्या वो? नहीं, ओपनिंग है, ओपनिंग। ओपनिंग कैश बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ ना। अरे मेरा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 है बच्चे। अरे समझ रहा है क्या बच्चे? यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस आएगा या क्लोजिंग आएगा? फिर ओपनिंग कैसे बोल रहे हो आप? क्लोजिंग आना चाहिए ना। सर फिर क्वेश्चन में क्यों दिया है? अरे कैश बुक याद है क्या, कैश बुक? हाँ, उसमें ओपनिंग कैश होता था ना, ओपनिंग बैलेंस। वैसे ही क्लोजिंग भी होता था, क्लोजिंग आप फाइंड आउट करते थे। हाँ तो ओपनिंग बैलेंस होगा ही, बट आपको क्या लेना है? आप क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो ना। अरे बैलेंस शीट कब प्रिपेयर कर रहे हो? कुछ है क्या ध्यान? देख रहे हो क्या? बैलेंस शीट के नीचे डेट तो देखो ना, एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये ओपनिंग कैश आपको नहीं लेना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं लेना है। अच्छे से सुनो, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। ये ओपनिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं लेना है। सर फिर कहाँ लेना है? अभी इस प्रॉब्लम में कहीं पे भी नहीं लेना है। सर इस प्रॉब्लम में मतलब आगे जाके और कुछ है क्या? यस, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस शीट भी पूछते हैं वो, तब ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। अगर आपको याद है तो कुछ दिन पहले मैंने आपको ये लिख के दिया था, याद है क्या? ये टाइम पास के लिए है क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा वो। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब 1 अप्रैल 2018 वाला। समझ रहे हो क्या? ये आपने लिखा था ना बच्चों? हाँ, डायरेक्टली कैश मतलब एसेट साइड नहीं बोलना है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट अलग होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट अलग होता है। वी आर प्रिपेयरिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो हम ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं ले सकते। ओके, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ना तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन। चलो बताओ मुझे, रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट? सब्सक्रिप्शन, रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट? वेरी गुड। रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाएगा? रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाता है? जिनको याद नहीं है, रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाता है? इनकम साइड में जाता है। रेवेन्यू रिसीट विल गो टू इनकम साइड। चलो आओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में 5000। ओके चलो एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड ₹1000 as subscription received in advance, subscription received in advance।
मतलब जो 5000 आपको मिले हैं ना, उसमें से 1000 जो है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब वो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है। तो मुझे ये बताओ, मैं नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के इनकम साइड में दिखा सकता हूँ क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? नहीं दिखा सकता हूँ ना, तो क्या करना है, लेस। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, या आप क्या लिख सकते हो, रिसीव्ड इन एडवांस ऐसा भी लिख सकते हो, बिकॉज सब्सक्रिप्शन के अंडर ही लिख रहे हैं 1000। अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये आप ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हो सर, आपको मैं सिंपल लॉजिक बताता हूँ सर, आउटस्टैंडिंग को ऐड करना होता है सर, रिसीव्ड इन एडवांस को लेस करना होता है। मैं उस बच्चे को इतना ही बोल रहा हूँ कि आपको पूरा पता नहीं है, आपको 100% नॉलेज नहीं है, इसलिए आप वैसा बोल रहे हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको समझ जाएगा कि लर्न करके कुछ नहीं होगा। ओके, हाँ, 11th 12th में 90% टाइम्स आप करेक्ट आओगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट नॉलेज वाइज दैट इज नॉट करेक्ट, इसलिए मैं कभी लर्न नहीं करने लगाता हूँ। आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, रिसीव्ड इन एडवांस को लेस करना है, ऐसा कभी भी याद मत करो, ऐसा कभी भी लर्न मत करो, दैट इज वेरी डेंजरस, और इस टॉपिक में तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। ओके, सोच के आप डिसाइड करो। अब रिसीव्ड इन एडवांस है तो क्या है, नेक्स्ट ईयर का मिला है, नेक्स्ट ईयर का इनकम साइड में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो लेस करो। हाँ चलो, इसका सेकेंड इफेक्ट बताओ, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ जाता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कैपिटल फंड के नीचे मिनिमम 5 to 6 लाइंस आपको ब्लैंक छोड़ना है, उसके नीचे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1000। कैपिटल फंड के नीचे 5 to 6 लाइंस ब्लैंक छोड़ो, उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1000। हर प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट सब्सक्रिप्शन होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब्सक्रिप्शन नहीं है तो अच्छा है सर, वैसा नहीं होगा, हर प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट सब्सक्रिप्शन होता है। ओके, नेक्स्ट, ये हुआ है क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो हो गया। हमने क्या किया है, नेक्स्ट ईयर का इसके इनकम में से, इनकम साइड से लेस कर दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ओके, नेक्स्ट, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज 500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, फॉर करंट ईयर इज 500। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मुझे बताओ, इनकम साइड में दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? बिल्कुल दिखना चाहिए सर, फिर दिखाओ ना सर। अब दिखाएंगे ना, फिर क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज दिस इज करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 500, आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 4500, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। यस, खत्म, दो एडजस्टमेंट थे ना सिर्फ। तो हमने कवर कर लिए, बट इसका सेकंड इफेक्ट देना है, वेरी गुड, सेकंड इफेक्ट देना है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, बताओ चलो, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है,
तो कहा जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। हाँ, आप शॉर्टकट यूज मत करो, आप पूरा लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। यस, बी क्विक। यस, तो सब्सक्रिप्शन का हमने सब कवर कर लिया है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? कितने बच्चों को सब कुछ समझा है सब्सक्रिप्शन का? दोनों एडजस्टमेंट हमें समझे सर? प्लीज रेज योर हैंड और से यस और नो, जो भी है आपका। समझ रहा है ना आपको? बाउंसर तो नहीं जा रहा है? ऐसा आपका स्पेसिफिक क्वेरी पूछो फिर। क्या नहीं समझ रहा है? एसेट नहीं समझा, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाला बोल रहे हो आप? हाँ, ओके। मैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको फिर से बता रहा हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, सबको सुनना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज 500। ओके, ये एसेट साइड में कैसे आया? पहले तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है या पेएबल है, ये समझना चाहिए आप। रिसीवेबल है तो एसेट साइड में जाएगा, पेएबल है तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग के दो मीनिंग हो सकते हैं, रिसीवेबल या पेएबल। ओके, तो सब्सक्रिप्शन ये रिसीवेबल है या पेएबल है, ये कैसे समझेगा आप? ये तो आप बोल रहे हो कि रिसीवेबल है, फिर भी जिनको ये भी नहीं समझ रहे कि रिसीवेबल है, तो उनको मैं बता रहा हूँ, सुनो, रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन है बच्चे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी होते हैं, एसोसिएशन, क्लब वगैरह, उनको सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। सर हम तो सब्सक्रिप्शन देते हैं, ये आपका नहीं चल रहा है, उनका चल रहा है। वो एसोसिएशन, क्लब, एनपीओ के एंगल से सोचो आप, उनको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ओके, रिसीट साइड में है, तो अगर वो बोल रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग है तो वो रिसीवेबल होगा, मतलब कुछ मेंबर्स ने वो सब्सक्रिप्शन नहीं दिया होगा, तो उनके लिए रिसीवेबल है। सो दिस 500 रुपीज इज रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। तो रिसीवेबल हम कहाँ लेते हैं? बैलेंस शीट एसेट साइड में। ओके, तो ऐसे ये बैलेंस शीट एसेट साइड में है। चलो नेक्स्ट, आफ्टर सब्सक्रिप्शन डोनेशंस इनटू द ब्रैकेट रेवेन्यू। चलो बताओ, रेवेन्यू है या कैपिटल है? सर ये क्या पूछ रहे हो सर, इतना क्लियरली ब्रैकेट में दिया है ना सर, इतना क्लियरली उन्होंने रेवेन्यू बताया है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ डोनेशंस दिया है तो भी जनरल डोनेशंस होते हैं, रेवेन्यूज, रेवेन्यू इनकम ही बोलते हो आप, रेवेन्यू रिसिटी बोलते हो। बट यहाँ तो स्पेसिफिकली दिया है रेवेन्यू, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। रेवेन्यू रिसिट है तो कहा जाएगा इनकम साइड, तो इनकम साइड आना है और लिखना है। ओके, बाय डोनेशंस 5000। आई होप आप प्रेजेंटेशन अच्छे से कर रहे हो। प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, ऐसा प्रेजेंटेशन मत करो जिससे कि सिर्फ आपको ही समझे। ओके, जो चेक करने वाला है उन्हें भी समझना चाहिए। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है। एंट्रेंस फीस, चलो एंट्रेंस फीस बताओ मुझे, रेवेन्यू रिसिट है कैपिटल रिसिट है? सर ये तो दोनों है, बट हम क्या बोलते हैं, पहले रेवेन्यू है। ओके, रेवेन्यू रिसिट है इसलिए हम पहले इनकम साइड में लिखते हैं। ओके,
तो बाय एंट्रेंस फीस में लिखता हूँ, एडजस्टमेंट है, आई नो दैट 50% रेवेन्यू है, 50% कैपिटल है, 4000। ओके, हाँ, अभी एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या बताया है, वो बोल रहे हैं कि 50% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, मतलब 50% कैपिटल रिसीट है, तो बाकी 50% क्या है, रेवेन्यू है, तो इसलिए हमने रेवेन्यू साइड में लिखा है 4000, बट हमें क्या करना है, इससे 50% जो है वो हमें लेस करना है। तो मुझे बताओ 50% जो कैपिटलाइज्ड है वो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, कैपिटल रिसीट है ना, वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिसीट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, वेरी गुड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एडिंग कैपिटल फंड, वेरी गुड। आपको ये कॉलेज में टॉपिक हुआ है क्या, फिर आपको कैसे पता चला। हाँ, आपने वो फॉर्मेट देखा है ना, फॉर्मेट की वजह से क्या स्पेसिमन आपने जो देखा है। ओके ओके, नो इश्यूज, ओके। चलो, तो उन्होंने क्या बोला था, एंट्रेंस फीस 4000 है, उसमें से 50% जो है वो आपको कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल रिसीट दिखाना है, तो बाकी 50% तो रेवेन्यू है ना, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 50% जो कैपिटलाइज्ड है वो लेस कर देंगे, बिकॉज वो इनकम साइड में हम दिखा सकते हैं कि कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट हम इनकम साइड को नहीं दिखा सकते, हम लेस करेंगे। चलो मुझे बताओ 50% कितना होता है कैलकुलेशन करके। 2000, वेरी गुड, हाफ कर रहे हैं, आउटर कॉलम में कितना आएगा, 2000। तो एज अ रेवेन्यू रिसीट वो 50% इनकम दिख रहा है। सर वो बाकी जो 50% कैपिटल रिसीट है उसका क्या करना है, वो जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, बट लायबिलिटी साइड में कैसा दिखाओगे, प्रेजेंटेशन देखो, कैपिटल रिसीट हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, बट आपको क्या करना है, वो ऐड करना है कैपिटल फंड। ओके, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड 2000, और इनर में ही 5000 आएगा। ओके, बिकॉज जब तक सरप्लस ऐड नहीं करोगे या डेफिसिट लेस नहीं करोगे, कैपिटल फंड इनर में, जब भी आप कुछ कैपिटलाइज कर रहे हो ना, तो आपको कैपिटल फंड में ऐड करना है, ये टॉपिक में। ओके, आज ये एक नया पॉइंट आप सीख रहे हो, 50% इंटरेस्ट फीस जो कैपिटलाइज करना है आपको, कैपिटल रिसीट समझ के लायबिलिटी साइड में लिखना है, वो कैसे करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है। चलो, आई होप एंट्रेंस फीस आपको समझा है। क्वेश्चन में उन्होंने दिया था एंट्रेंस फीस, हमने एज अ रेवेन्यू रिसीट इनकम साइड में लिखा, बट एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला था कि 50% इज कैपिटल रिसीट, मतलब 50% शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो हमने 50% जो कैपिटल रिसीट है वो इनकम नहीं दिखा सकते, इसलिए लेस किया, तो आउटर कॉलम में रेवेन्यू रिसीट 50% दिखा, और जो कैपिटलाइज करना था वो क्या करना है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड करना है। ओके, ये सब किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है, ये समझ रहा है क्या आपको, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये टॉपिक पूरा डिपेंडेंट है ये 4 पॉइंट्स में, फर्स्ट 4, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ रहा है क्या आपको, मतलब अब तक तो ये समझ गया होगा कि आपको
कि ये टॉपिक में हमको ये आना ही चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं होगा हमारा। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, विदाउट दिस यू कांट डू एनीथिंग, इतना याद रखो। ओके, यस। सो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं। चलो बाय करना है बच्चों। बाकी आइटम्स अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको आता है। जो ऑलरेडी हुआ है वो रिवाइज करो, अगर ट्राई करना है तो ये प्रॉब्लम ट्राई भी कर सकते हो। ओके, यस। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।